तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो वीर बैच में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने की पूरी संभावना है। तो लेवल जो है थोड़ा सा बिल्कुल बढ़िया लेवल लेकर चल रहे हैं हम, किसके आसान लेवल नहीं है। आसान क्वेश्चन जो है हम आसान क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। ये क्वेश्चन भी हैं कि इन्हें करने के बाद आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आने की, चाहे कितना ही आपको हार्ड भी क्वेश्चन मिल जा या आपको मॉडरेट मिले या जो है इजी मिले। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है बनाना सीखना है और देखना है कि किस तरह ये बन सकते हैं आसान तरीके से और कम समय में। सबसे मेन बात है कम समय में। तो ठीक है, आज देखते हैं हम आज हमारे के क्वेश्चन क्या है आज के। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है? तो समचतुर्भुज की जब बात होगी, समचतुर्भुज की जब हम बात करेंगे तो उसका हमें जो है क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा d1 गुणा d2। मतलब d1 और d2 क्या है? ये है विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा। बराबर हमें क्या देगा? हमें दिएगा 175 के बराबर। मतलब इसका क्षेत्रफल हमें देगा 175। तो d1 का मान रख देंगे 1/2 गुणा d1 क्या देगा? 25 सेंटीमीटर गुणा 25 गुणा d2 बराबर क्या? 175। ठीक है, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चिका 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, अब d2 बराबर क्या आ जाएगा? ये दो जो है उधर भाग में है तो जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण हमारा आ गया कितना? 14 सेंटीमीटर का एक विकर्ण आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इनका क्या करना, आपको जो है फॉर्मूले याद करने हैं समचतुर्भुज का भी, या जो भी मैं आपको जो है बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है। दो ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर जो है बढ़ती है। मिलने पर पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? अब देखो, अब एक स्टेशन एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। दोनों की चाल क्या है? एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल है, चाल। ठीक है, अब चाल को जो है हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे। क्या? 5 40, 5 45। ठीक है, क्या आ गया? 8:9 जो है इनका अनुपात आ गया। किसका? चाल का अनुपात। जो चाल का अनुपात होता है वही होता है दूरी का अनुपात। ठीक है, मतलब 8 भाग जो है दूरी इसने चली और 9 भाग दूरी इसने चली। और समय का जो अनुपात होता है वो होता है क्या? इसका समय का जो अनुपात होता है वो चाल का उल्टा होता है, लेकिन जो दूरी का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इनमें कितना अंतर है? इनकी जो चाल है हमने और दूरी मान लो, अगर दूरी को लिखेंगे तो दूरी के अनुपात हम लिखेंगे तो दूरी का अनुपात भी क्या होगा? 8:9 ही होगा। किसका? दूरी का भी। ठीक है, तो सेम अनुपात होता है चाल का और दूरी का। तो इनका अंतर कितना है आपस में? 1 भाग का अंतर है, 1 भाग का। और हमें अंतर क्वेश्चन में कितना दिया गया? 20 किलोमीटर का, कि एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक चली। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। उन्होंने पूछा कि कुल दूरी स्टेशन के जो इस दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है, मतलब ये भी चलेगी और ये भी चलेगी, जो टोटल दूरी है वो कितनी है? तो वो कितनी हो जाएगी? तो वे कितनी है? 8 और 9 17। तो 17 गुणा 20, 17 दूनी 34, तो 340 किलोमीटर कितनी आ जाएगी? टोटल दूरी कितनी आ गई? 340 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि चाल, देखो चाल और समय का जो है अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, लेकिन चाल और दूरी का अनुपात जो है एक समान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। यदि 9 अंकों की संख्या 9 3 8 6 x 3 7 8 y, मतलब x और y दिया गया 72 से विभाजित हो तो x² + y² x² - y² का मान क्या होगा? यहाँ पूरी संख्या मैंने नहीं दी गई, x और y दिए गए। ये बताया कि यह संख्या जो है 72 विभाजित है, 72 से पूरी विभाजित है। तो x और y का मान सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। अब 72 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? ये तो 8 से कटेगी या 9 से कटेगी। ठीक है, 72 से कटने वाली 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, अब 9 का नियम क्या है? 9 का नियम है कि संख्या का सभी संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। और 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है लास्ट की 3 संख्या, जो 3 संख्या है 7 8 और y, 7 8 और y,
जो है किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। अब 8 से काटो इसे 8 × 64, 8 × 9 72, 8 × 9 72, ठीक है। बचा कितना 6 और यहाँ पे कितना बचा y, ठीक है। तो 8 × 9 72, लेकिन 8 × 8 क्या होता है 64, तो यहाँ पे क्या y की जगह क्या रख दूँ, जो 64 आ जा, तो y की जगह क्या रखना 4 रखना, तो 8 × 8 64 हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो y का मान क्या हमने मान लिया, y का मान आ गया हमारा 4, तो y के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, y के स्थान पर लिख लेंगे हम 4, ठीक है। अब y के स्थान पर हमने 4 रख लिया, तो दूसरा ये तो हम हो गया हमारा क्लियर। अब 9 को क्लियर करना है, तो 9 को क्लियर कैसे करेंगे, 9 को क्लियर करेंगे कि 9 का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग जो है हमें 9 से कटना चाहिए। अब देखो 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 6 26, 26 26 और 10, 26 और 10 36, 36 36 और 4 36 और 4 40, 40 और 8 40 और 8 48, तो 48 ये हो गया 48। तो 48 को हमें क्या करना 9 से भाग देना 48। अब 48 को 48 जो है 9 9 81, क्या आ गया 48 आ गया, और अभी x का मान नहीं हमें पता, तो 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, तो 54 बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए 9 छिक 54, मतलब इसके पास का होना चाहिए जो 9 से कट जा, 9 छिक 54, 48 और 2 50, मतलब 6 अगर 48 में जोड़ दे तो जो है ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, जो 9 से कट जाएगा, 9 छिक 54, ठीक है। तो हमने x का मान क्या रख लिया 6 रख लिया। अब हमें क्या निकालना है x² + y², तो हमें निकालना x² + y² बटे x² - y², ठीक है। तो क्या करेंगे 6 का वर्ग कर दो, क्या है 36 + 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16 बटे 36 - 16, ठीक है। तो क्या होगा 6 6 12 का 2 का आंसर लगे 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 बटे 36 में 6 गए 0, 3 में से 1 गया 2, क्या बचा 2, तो काट दो, ये तो कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 26 बार, तो क्या आ जाएगा 2.6, या इसे और भी काट सकते हो या ना काटो, 2.6 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 2.6। तो x² - y² बटे x² - y² का मान क्या आ जाएगा x² + y², x² - y का मान क्या आ जाएगा 2.6, 2.6 हमारा आ जाएगा। मेन बात क्या थी, मैं ये इसके मान निकालने का मेन बात नहीं थी, मेन बात थी हमें x और y का मान बताना है, क्योंकि ये नहीं आने का, अगर ये भी नहीं आया तो हमें ये मानना, ये बताया जाएगा क्वेश्चन में कि x और y का के स्थान पर क्या अंक हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें जो है इसका टुकड़े कर लेने हैं 72 के, 8 9 72, 8 और 9, तो 8 से देखना, 8 का नियम लगाना। 8 का नियम क्या है कि लास्ट 3 संख्या जो है 8 से कटनी चाहिए, उसका नियम हमें फॉलो करना। उसके बाद हमें 9 का नियम लगाना। 9 का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो इन दोनों का नियम लगा के हम जो है x और y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे कुछ भी निकलवा लो, हम निकाल देंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करो एक बार। नंबर 121 है हमारे पास, जो है एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपये हो तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। साइकिल का अंकित मूल्य मतलब 20% छूट दे दी, उसके बाद भी जो है 20% का उसे लाभ हुआ और लाभ जो है 800 रुपये का है, तो उसका अंकित मूल्य। अगर देखो, अगर कोई भी वस्तु 100 रुपये की है, उस पर जो है 20% की हमने छूट दे दी, 20% की हमने छूट दे दी, तो कितने में बेचेंगे उसे 80 रुपये में, ठीक है। लेकिन अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है, उस पर जो है 20% का लाभ कमाओगे, तो उसे कितने में बेचेंगे 120 में। मतलब हमारे पास विक्रय मूल्य ये भी है और ये विक्रय मूल्य ये भी है। लेकिन उसने क्या कहा कि अंकित मूल्य ही हमसे पूछा है, अंकित मूल्य ही हमसे पूछा है। तो अगर हम जो है, हमने मान लिया कि 100 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य है, लेकिन हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य, एक जगह 80 रुपये है, एक जगह जो है 120 रुपये है, तो अंकित मूल्य सबसे अधिक मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने इनसे ही अंकित मूल्य निकाला तो अंकित मूल्य हमारा क्या होगा, यहाँ से इस जो है इक्वेशन से, कि अगर हमारा जो है क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये से अधिक जो है हमारा अंकित मूल्य होगा। तो इन दोनों, ये विक्रय मूल्य है हमारे पास, एक ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर हमें जो ये क्रय मूल्य है इससे अधिक होगा, इससे अंकित मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक लाने के लिए इसमें से
एक ये हमारे पास संख्या है, एक ये संख्या है, तो इनमें से बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे रखेंगे, ठीक है, और काट देंगे, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से काट दो 50 बार, तो 50 तिया 150। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से अंकित मूल्य आ गया 150 रुपये। लेकिन उसने कहा ये 150 रुपये अंकित मूल्य कैसा आया, ये निश्चित मूल्य नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो हमारी पास इक्वेशन है इसके हिसाब से हमारे पास अंकित मूल्य आ गया 150 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या बोला, यदि लाभ 800 रुपये हो तो लाभ कितना कमाया था, 20% का। तो यहाँ भी हमारे पास 20% के बराबर क्या आ गया, 20% के बराबर क्या आ गया, 800 रुपये। तो मैंने आपको बताया कि जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आया तो क्या करना, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना, हमें निकालना रियल वैल्यू अंकित मूल्य की। तो अंकित मूल्य जो निकाला उसी से कर दें गुणा, रियल वैल्यू निकालनी ना। ये तो हमारा जो है ऐसी वैल्यू है जो हमने मान रखी, 100 रुपये मानना, तो उसी हिसाब से हमने रियल वैल्यू नहीं है हमारी। तो जो हमें निकला, जो हमें अंकित मूल्य निकालना, तो उसका जो हमारी रियल वैल्यू नहीं है जो हमने निकाल रखी उसी से कर देंगे गुणा। तो काट दो, 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौक 8, 40 बार, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो क्या आ गया, रियल अंकित मूल्य क्या आ गया, 6000 रुपये। जो हमें दिया गया है, देखो हमने मान लिया 100 रुपये क्रय मूल्य है, उस पर जो है 20% की छूट दे दी, मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट दे दी, फिर उस 100 रुपये क्रय मूल्य है उस पर 20% का लाभ कमा लिया। तो हमें जो हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है उसके हिसाब से हमने अंकित मूल्य काट लिया कि 150 रुपये है, लेकिन अंकित मूल्य रियल वैल्यू नहीं हमें पता। अब हमें इतना पता है कि जो लाभ हुआ वो जो है 800 रुपये और यहाँ पे कितना है 20%, तो संख्या के बराबर परसेंटेज है, तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। क्या निकालना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने कितना निकालना, 150, तो उसी से करते हैं गुणा, 6000 हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, रवि 16 रुपये प्रति किलोग्राम नमक खरीदता है और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। रवि का वास्तविक लाभ हमें क्या है। देखो उसने जो है 16 रुपये किलोग्राम वो खरीदा, क्या करा, क्रय करा, क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मतलब बेचा। तो उसने 16 रुपये किलो खरीदा और 18 रुपये किलो बेच दिया, ठीक। उसके बाद जो है उसने 16 रुपये किलो कितना ग्राम खरीदा, पूरा 1 किलो खरीदा, 1000 ग्राम। 16 रुपये किलो जो है ना पूरा कितना खरीदा, 1000 ग्राम। लेकिन उसने कितना बेचा, उसने बेचा 900 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है। 16 रुपये किलो 16 रुपये किलो प्रति किलोग्राम खरीदा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम तो खरीदा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। खरीदा उसने 1000 ग्राम मतलब 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन उसने बेचा कितना, 900 ग्राम, वहां पे भी उसने प्रॉफिट करा। तो क्या करेंगे, देखो इसका भी रेशियो बना लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और इसकी क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 16 गुणा 9 बराबर 18 गुणा 10, ठीक है। 18 गुणा 10 या रेशियो मान लो, आप इसे रेशियो ही मान लो, 18 गुणा 10, 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब काट दो 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो क्या अगर रेशियो क्या आ गया, 4:5। किसका रेशियो है ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है, ठीक है। अब 4 रुपए की वस्तु हमने 5 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ इसमें, 1 रुपये का। तो लाभ परसेंट निकालना, लाभ बटे क्रय मूल्य क्या है 4 और गुणा 100, तो 4 से काट दो, 25 चौका 100, 25, तो लाभ क्या होगा, 25% उसे जो है टोटल लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 25% उसे टोटल लाभ होगा। अब देखो, अब 4 की वस्तु को 5 में बेच रही है, तो कितने का लाभ है, 1 रुपये का लाभ है। 1 रुपये का लाभ किस पे है, 4 रुपये पर, मतलब 4 क्या है इसका क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100, तो 25% उसका जो है टोटल लाभ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है हर जगह जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा लॉजिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।